अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू यूरिका एकेडमिया। देखें, जिस तरह हर शख्स का मिजाज होता है, हर चीज का मिजाज होता है, हर फल का एक मिजाज होता है, हर सब्जी का एक मिजाज होता है, इसी तरह हर लैंग्वेज का भी एक अपना मिजाज होता है, हर लैंग्वेज का भी एक अपना मूड होता है। और जब हम इंग्लिश के मूड की बात करते हैं, बल्कि इंग्लिश के मूड की बात करने से पहले अगर मैं आपको अरेबिक लैंग्वेज का मिजाज बताऊं थोड़ा सा। देखिए, अरेबिक में क्या है कि जब भी हम किसी चीज की इंपॉर्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं, हम जब भी किसी चीज की इंपॉर्टेंस को, सिग्निफिकेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बार बार उसको रिपीट करते हैं। अरेबिक लैंग्वेज जिस चीज को बढ़ाना चाहती है, जिस चीज की इंपॉर्टेंस को बढ़ाना चाहती है, उस लैंग्वेज में क्या किया जाता है, उसको रिपीट किया जाता है। जैसे देखें, जब हम लैंग्वेज की बात करेंगे, अरेबिक लैंग्वेज की, तो आप जानते ही हैं, बीइंग मुस्लिम भी हमारा ईमान है कि अरेबिक लैंग्वेज का जो सबसे प्योर स्क्रिप्चर हमारे पास, जो सबसे प्योर फॉर्म है, वो किस सूरत में हमारे पास, कुरान मजीद की सूरत में। अब कुरान मजीद में बहुत जगहों पर ऐसे किया गया है कि जिस चीज की इंपॉर्टेंस को बढ़ाना था, उसको बार बार रिपीट किया गया है। जैसे सूरह रहमान में आप जानते हैं कि एक आयत को बहुत दफा रिपीट किया गया है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी आयत, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इसी तरह सूरह यासीन में 7 टाइम्स क्या किया गया, वर्ड मुबीन को रिपीट किया गया। तो जब भी किसी चीज की इंपॉर्टेंस में एडिशन करना होता है, जब भी किसी चीज की इंपॉर्टेंस को बढ़ाना होता है, तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या करती है, इंग्लिश लैंग्वेज उसको, अरेबिक लैंग्वेज उसको बार बार क्या करती है, रिपीट करती है। लेकिन इंग्लिश का ये मिजाज नहीं है। इंग्लिश का मिजाज क्यों नहीं है? देखें, हमारे पास क्या है, हमारे पास जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो नाउन से पहले हम क्या पढ़कर आए हैं, हम नाउन से, प्रोनाउन से पहले क्या पढ़कर आए हैं, नाउन्स पढ़कर आए हैं। नाउन को हमने कुछ यूं डिफाइन किया कि किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज का मिजाज ये है कि जब आप किसी चीज के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो आप पहली दफा तो उसके बारे में उसका नाम लेंगे, आप पहली दफा तो उसको उसके नाम से पुकारेंगे, लेकिन आप बार बार उसको उसके नाम से नहीं पुकारेंगे, बल्कि आप उसके लिए सब्स्टिट्यूट वर्ड्स यूज करेंगे ताकि आपको बार बार उसका नाम रिपीट ना करना पड़े। तो जब भी हम इंग्लिश में बार बार नाम रिपीट हमने नहीं करना होता, तो हम नाम की जगह पर जो सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करते हैं ना, उनको बेटे हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोनाउंस। यानी कि प्रोनाउंस वो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, क्या करने के लिए, सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं, क्या करने के लिए, रिवीजन को, रेपिटेशन को खत्म करने के लिए, कि आपको किसी चीज का नाम बार बार ना लेना पड़े। आप जानते ही हैं, लेट्स सपोज अगर हम असलम की बात कर रहे हैं, तो हम असलम, बार बार असलम का नाम नहीं लेंगे, बल्कि हम असलम की जगह पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ही का वर्ड यूज करेंगे। इसी तरह लाइक अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान की, तो हम पाकिस्तान के लिए इट का वर्ड यूज कर देंगे। तो जब भी आप किसी चीज के नाम का बार बार जिक्र कर रहे होंगे, तो एरर ऑफ रेपिटेशन को खत्म करने के लिए जो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उनको बेटे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउंस बोलते हैं। अब आपके पीएमडीसी के सिलेबस में आपको प्रोनाउन का, वैसे प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो पार्ट है ही, लेकिन प्रोनाउन का एक अलहदा से रूल भी बताया गया। और वो रूल पता क्या है, वो रूल है जी, प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट। आप इंग्लिश में 4 अग्रीमेंट पढ़ने वाले हैं। 3 अग्रीमेंट्स की हम बात कर चुके हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तो हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं, जितनी बात हो रही है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हो रही है। दूसरे नंबर पर क्वांटिफाइड अग्रीमेंट हम नाउन्स में पढ़ कर आए हैं। तीसरा अग्रीमेंट आपके पीएमडीसी के सिलेबस में है, प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट। अब ये प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट है क्या, पहले आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, तो फिर हम प्रोनाउंस को बकायदा तौर पर स्टार्ट करते हैं। आपके पीएमडीसी के सिलेबस में आपको कहा गया है कि आपने प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट करना है। अब देखें, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोनाउन वो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं जो यूज किए जाते हैं एरर ऑफ रेपिटेशन को खत्म करने के लिए। जिसकी जगह पर ये यूज किए जाते हैं ना, हम उस नाउन को ग्रामर में बेटे क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं, याद रखिएगा। अभी जैसे देखें, यहां पर हमारे पास नाउन कौन सा है, यहां पर हमारे पास असलम है, और असलम की जगह पर हमने प्रोनाउन कौन सा यूज किया, असलम की जगह पर हमने ही का प्रोनाउन यूज किया। अब टेक्निकली अगर आप ग्रामेटिकली बोलेंगे
तो असलम हमारे पास क्या है, वैसे तो नाउन है जिसकी जगह पर प्रोनाउन यूज किया जा रहा है, लेकिन ग्रामर में हम इसको बेटे क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट बोलेंगे। जो नाउन जिसकी जगह पर प्रोनाउन यूज किया जा रहा होता है हम उसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं। अब जरा देखिएगा कि प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट है क्या। प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट ये है कि आपका प्रोनाउन अग्री करना चाहिए आपके एंटीसीडेंट के साथ, और अग्री करना चाहिए तीन चीजों में। नंबर 1 ये अग्री करना चाहिए नंबर में, नंबर 2 ये अग्री करना चाहिए जेंडर में, और नंबर 3 ये अग्री करना चाहिए किसमें बेटे, केस में। जैसे मैं आपको 1 बाई 1 करके तीनों बताऊंगा, बड़ी मजे की बात है, और तकरीबन आपका प्रोनाउन जो है वो यहां पर ही मुकम्मल हो जाता है। आपका प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट जो है, देखिए क्या होता है, आपका प्रोनाउन अग्री करना चाहिए अपने एंटीसीडेंट के साथ। नंबर 1 किसमें अग्री करना चाहिए, नंबर में। अब जैसे देखें, अगर मैं असलम की बात कर रहा हूं, अगर मैं असलम की बात कर रहा हूं, मैंने असलम के लिए प्रोनाउन यूज करना है, तो क्या मैं असलम के लिए दे का प्रोनाउन यूज कर सकता हूं? मैं किसी सूरत भी असलम के लिए दे का प्रोनाउन यूज नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है, कि उसकी वजह यह है असलम सिंगुलर है और दे क्या है, प्लूरल है। तो जिस तरह का नाउन होना चाहिए उसी तरह का प्रोनाउन होना चाहिए। जैसे देखें, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं और मैं स्टूडेंट्स की बात करते करते मैं उनके लिए ही का प्रोनाउन यूज करूं, अब स्टूडेंट्स प्लूरल है और ही क्या है, सिंगुलर है, तो ही अपने एंटीसीडेंट के साथ अग्री नहीं करता। किसमें अग्री नहीं करता, नंबर में अग्री नहीं करता। फिर नंबर 2 पे जेंडर में अग्री करना चाहिए। जेंडर में कैसे अग्री करना चाहिए, जैसे देखें, अगर मैं असलम की जगह पर असलम के लिए शी का सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज करूं तो कैसा रहेगा, या मैं अगर लेट्स सपोज अगर मैं नसरीन परवीन की जगह पर, मैं नसरीन की जगह पर ही का प्रोनाउन यूज करूं तो ये कैसा रहेगा, ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ अग्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि असलम मैस्कुलिन है, उसके लिए ही आना है, और नसरीन परवीन फेमिनिन है तो उसके लिए शी आना है। तो हमने नंबर के साथ साथ हमने उनके जेंडर का भी ख्याल रखना है। नंबर 3 हमारा प्रोनाउन अग्री करना चाहिए अपने एंटीसीडेंट के साथ केस में। जैसे देखिए, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं हिम इज गोइंग टू स्कूल, अब मुझे एक बात बताइएगा, यहां पे हिम ठीक है, या मैं सेकंड सेंटेंस बोलता हूं, मैं बोलता हूं दे वर बीटिंग ही। अब इन दोनों सेंटेंसेस में, आप जैसे फर्ज करें मैंने असलम के लिए ही तो यूज कर लिया, लेकिन यहां पर मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, हिम का, और यहां पर मैंने असलम के लिए कौन सा वर्ड यूज किया, ही का। लेकिन केस के अकॉर्डिंगली ये दोनों वर्ड्स क्या है, गलत है। हमें यहां पर सब्जेक्ट लिखना है तो हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए। इस सेंटेंस को ठीक करने के लिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ही लिखूंगा। यहां पर हमें ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो हमें ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, और ही का ऑब्जेक्टिव केस बेटे हमारे पास क्या होता है, हिम होता है। तो आपका प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट क्या कहता है कि आपका प्रोनाउन आपके एंटीसीडेंट के साथ अग्री करना चाहिए नंबर में, आपका एंटीसीडेंट अग्री करना, आपका प्रोनाउन अग्री करना चाहिए जेंडर में, और आपका प्रोनाउन अग्री करना चाहिए बेटे किसमें, केस में। अगर आपका प्रोनाउन आपके एंटीसीडेंट के साथ नंबर, जेंडर या केस में अग्री नहीं कर रहा तो इसका मतलब है आपका प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट करेक्ट नहीं है, और आप इसमें लैग कर रहे हैं, और आपका सेंटेंस क्या है, गलत है। तो हमारे पास क्या देखें, प्रोनाउंस वो वर्ड्स हैं जो सब्स्टिट्यूट करते हैं किसको, नाउन को, एरर ऑफ रेपुटेशन को खत्म करने के लिए। और पीएमडीसी सिलेबस हमें कहता है कि आपको प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट पढ़ना है, और प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, हमें 1 बाय 1 करके प्रोनाउन की सारी काइंड्स को पढ़ना है। हम 1 बाय 1 करके प्रोनाउंस की सारी काइंड्स को पढ़ते जाएंगे और साथ साथ उनके रूल्स को देखते जाएंगे। जैसे देखें, नंबर 1 आपके पास है पर्सनल प्रोनाउंस, और पर्सनल प्रोनाउंस ये वो प्रोनाउंस हैं जो आप 5th 6th क्लास में पढ़कर आते हैं, 4th क्लास में पढ़कर आते हैं। ये कौन से प्रोनाउंस हैं, जो हम पर्सन्स की जगह पे यूज करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी कोई कम्युनिकेशन हो रही होती है तो आप जानते हैं 3 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये वो पर्सन्स नहीं, असलम, अकरम, नसरीन, परवीन वाला। यहां पर जब हम पर्सन्स बोलते हैं ना, तो जब भी इंग्लिश में कोई कम्युनिकेशन हो रही होती है तो 3 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 आपके पास होता है स्पीकर, नंबर 2 होता है लिसनर, और नंबर 3 जिसके बारे में बात की जा रही होती है। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्सन।
फर्ज करिए अगर मैं बोलता हूं फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वाला, सेकंड पर्सन मतलब सुनने वाला, और थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात की जा रही हो। अब देखिए हम एमडी कैट में हैं, हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो है नहीं। तो आपने क्या किया हुआ है, आपने पर्सनल प्रोनाउन का एक टेबल पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। इस टेबल को आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे देखिए आपके पास है फर्स्ट पर्सन, मैं इनका कलर चेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा ये क्या हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए। देखिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में आपको क्या बता रहा हूं कि जब भी आप बात करेंगे ना लिसनर की, तो लिसनर का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन, स्पीकर का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन, और लिसनर का मतलब क्या है, सेकंड पर्सन। जिसके बारे में बात की जा रही होगी वो क्या है, थर्ड पर्सन। अच्छा, अब हम इनके हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस मतलब जब हम इनको सेंटेंस में किसके तौर पर यूज करते हैं, सब्जेक्ट के तौर पर। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जब हम इनको सेंटेंस में किसके तौर पर यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर। पोजेसिव प्रोनाउंस, माइन, आर्स, योर्स, ये हमारे पास क्या है, पोजेसिव प्रोनाउंस है। लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव्स हमारे पास कौन से, माय है, आर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है और देयर है, ये हमारे पास क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़कर आ चुके हैं, अभी हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी पढ़कर आ चुके हैं। और अभी अगर मैं ये सोचूं कि आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का नहीं पता, आपको पोजेसिव केस का नहीं पता, आपको फर्स्ट पर्सन का नहीं पता, आपको सेकंड पर्सन का नहीं पता, थर्ड पर्सन का नहीं पता, तो मैं बड़ी यकीन के साथ आपको कह सकता हूं कि ना तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं और ना ही आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आते हैं। अगर आपको ये टेबल समझ में नहीं आता, अगर आपको इस टेबल की समझ नहीं है, तो मैं स्टैंप कर सकता हूं स्टाम्प पेपर पे कि आपको ना तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आते हैं, ना ही आपको क्या आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़कर आए हैं, अगर आप एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़कर आए हैं, तो नरेशन और वॉइस इन चीजों के बगैर पढ़ी नहीं जा सकती, क्योंकि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। और जब हम नरेशन पढ़ रहे होते हैं तो हमने रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को चेंज करना होता है सब्जेक्ट के साथ, और रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को चेंज करना होता है ऑब्जेक्ट के साथ, और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते। अब जब तक आपको ये दो रूल समझ नहीं आएंगे तब तक आप नरेशन नहीं कर सकते, और नरेशन तब आप करेंगे जब आपको ये रूल समझ में आएंगे। तो बेटे याद रखिएगा, आपने क्या करना है, आपने याद रखना है कि आप ये जो आपका एमडी कैट है, एमडी कैट में कोई इतना सीधा सा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। मतलब प्रोनाउन के हवाले से ऐसा नहीं होगा कि यार यहां पर वी आना चाहिए लेकिन आई आया हुआ है, यहां पर अस आना चाहिए लेकिन यू आया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा। आपको जो पेपर में क्वेश्चन दिया जाएगा ना, वो आपके पर्सनल प्रोनाउन के अनयूजुअल केसेस होंगे। अनयूजुअल केसेस, ये जो आपने टेबल देखा ना, ये तो 5-6 क्लास के बच्चे को भी पता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस का। एमडी कैट के लेवल पर आपको जो पर्सनल प्रोनाउन के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको अब उन रूल्स की बात कर रहा हूं। अब हम उनको बोल रहे हैं अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउंस। मैंने क्या किया, इस टेबल के अलावा जितने भी आपके प्रोनाउंस के रूल्स हैं ना, वो मैंने सारे एक जगह पर इकट्ठे कर दिए हैं, और हम उनको क्या बोल रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउन। अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउंस में हमारे गालबन कोई 18-19 रूल्स होंगे जो आपके एमडी कैट के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट है, जो है ही आपके एमडी कैट के, ठीक है। मतलब आप पास पेपर्स पढ़ेंगे, आपको पास पेपर में जब भी पर्सनल प्रोनाउन का क्वेश्चन नजर आएगा तो इनमें से ही नजर आएगा। जैसे देखिएगा, वन बाई वन करके हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, कोई लंबी चौड़ी बातें हैं नहीं, छोटे छोटे से रूल्स है। जैसे देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 1 हमें ये कहता है कि जब भी आपने क्या करना है, बी फॉर्म के बाद प्रोनाउन लिखना है। अब यहां पर बी फॉर्म एक दफा पल्ले बांध लीजिएगा, ये बार बार हमने यूज किया अपने वर्ब में भी, ठीक है। बी फॉर्म का मतलब हमारे पास क्या होता है, इज एम आर। बी फॉर्म का मतलब हमारे पास बेटे क्या होता है, वाज एंड वर। और बी फॉर्म का मतलब हमारे पास क्या होता है, बीन और बीइंग। ये सारे के सारे जो बेस फॉर्म है ना, बी उसकी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल है। देखिए जब भी आप बी फॉर्म के बाद प्रोनाउन लिखेंगे ना, तो आपने प्रोनाउन का कौन सा केस लिखना है, सब्जेक्टिव केस। जैसे सेंटेंस देखिएगा, इट इज मी नहीं होगा, क्या होगा, इट इज आई। इट वाज हिम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इट वाज ही। इट इज वी होगा, ना कि इट इज अस होगा। जब भी आप यहां पर बी फॉर्म आप देख रहे हैं ना, इज आया हुआ आपके पास, वाज आया आपके पास, इज आया आपके पास,
जब आप इज एम आर के बाद, वाज वर के बाद, बीन और बीइंग के बाद प्रोनाउन देखेंगे ना सेंटेंस में, तो सेंटेंस में आपका वर्ड क्या होना चाहिए, आपका प्रोनाउन कौन सा केस होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। मतलब ढकी छुपी बात, कोई खुली डुल्ली बात है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जहां पर भी बी फॉर्म आएगा, बी फॉर्म के बाद जब आपने प्रोनाउन लिखना है तो प्रोनाउन का कौन सा केस लिखना है बेटे, आपने सब्जेक्टिव केस लिखना है। एक बहुत ही फेमस सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन हमेशा बना के दिया जाता है, जैसे हम बोलते हैं इट इज मी हु इज टू ब्लेम, हु इज टू ब्लेम। अब इसमें दो एरर्स हैं जो पेपर में अक्सर बनाकर दी जाती है, इसको सेंटेंस को जरा गौर से समझ लीजिएगा। सेंटेंस समझ में आ गया ना, तो ये वाला रूल और इसे नेक्स्ट वाला रूल आपको दोनों समझ में आ जाएंगे। देखिए अभी हमने क्या कहा कि जब भी आपके पास कोई भी बी फॉर्म होगी तो बी फॉर्म के बाद आने वाला प्रोनाउन आपके पास क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो यहां पर हम इट इज मी नहीं लिखेंगे, यहां पर हमें क्या लिखना होगा, इट इज आई। और ये जो इज है ना, इसका आई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखिएगा। ये किसके साथ रहेगा, ये इट के अकॉर्डिंगली आएगा। जैसे ये इट इज आई भी हो सकता है, ये इट इज दे भी हो सकता है, ये इट इज वी भी हो सकता है, ये इट इज यू भी हो सकता है। इस इज का या इस वाज का अगर यहां पे वाज है तो इनका बाद वाले आने वाले प्रोनाउन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि किसके साथ ताल्लुक है आपके पास, इट के साथ। उसके बाद जब आप आगे देखेंगे कि सेंटेंस आगे लिखा हुआ है और उसमें रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा या वर्ब होगा, वो आपने याद रखना है, वो आपने किसके अकॉर्डिंगली लिखना, अपने प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली। इट इज आई हु इज टू ब्लेम नहीं होगा, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। तो यहां पर आपके पास बेटे क्या आएगा, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। यहां पर वैसे भी मैं आपको क्या पढ़ा कर आया हूं कि जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब लिखते हैं ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ब उस नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंगली होता है जो बिल्कुल उससे पहले है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी रूल बोलते हैं, नियरनेस का रूल बोलते हैं। तो आपने याद रखना है जहां पर भी बी फॉर्म आएगी, बी फॉर्म के बाद आपने बेटे क्या लिखना है, सब्जेक्टिव केस लिखना है। लेकिन साथ में इसका दूसरा रूल भी याद रखना है। दूसरा रूल ये है कि अगर आपके सेंटेंस में बी फॉर्म है और आपका सेंटेंस मोनोक्लॉज है, मैं इसको यहां से थोड़ा सा अरेज कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपके पास मोनोक्लॉज सेंटेंस है, मोनोक्लॉज सेंटेंस का मतलब क्या है, जैसे नाम से ही है मोनोक्लॉज, मोनोक्लॉज मतलब एक क्लॉज होगी, ठीक है। अगर आपके पास सेंटेंस में प्रोनाउन पे आके के सेंटेंस आपका खत्म हो जाता है, तो फिर आपने सब्जेक्टिव केस नहीं लिखना बेटे, फिर आपने कौन सा केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। जैसे यहां पे देखिएगा, यहां पर मी पर सेंटेंस खत्म हो रहा है, यहां पे हिम पे खत्म हो रहा है, यहां पे मी पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर सेंटेंस इनसे आगे चलता, जैसे इट इज आई हु टॉप द टेस्ट, इट वाज ही हु इन्फॉर्म द टीचर, इट इज वी हु आर रिस्पॉन्सिबल। अगर मैं यहां पे सेंटेंस को खत्म कर दूं और मैं आपसे पूछूं इट इज वी फुल स्टॉप या इट इज अस फुल स्टॉप, जब मैं प्रोनाउन के बाद फुल स्टॉप लगा दूंगा ना, इसका मतलब आपका मोनोक्लॉज सेंटेंस है। मोनोक्लॉज सेंटेंस मतलब एक क्लॉज है सेंटेंस में, तो ऐसी सूरत में आपने सब्जेक्टिव केस बेटे नहीं लिखना है, आपने कौन सा केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। यही वजह है कि हमने इट इज मी लिखा, हमने दैट इज हिम लिखा और हमने इट वाज मी लिखा। तो आपने याद रखना है बी फॉर्म के बाद आने वाला प्रोनाउन कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस। और अगर आपका सेंटेंस मोनोक्लॉज है तो फिर आपका सेंटेंस में आपका प्रोनाउन कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। उसके बाद देखें जहां पर टू बी आ गया, अब यहां पर जब हम बी फॉर्म की बात कर रहे हैं ना, तो बी फॉर्म का मतलब तो इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग है ना। लेकिन जब मैं यहां पर टू बी का वर्ड बोल रहा हूं ना, तो टू बी का मतलब टू इज, टू एम, टू आर, टू वाज, इस तरह का कुछ भी नहीं है। टू बी का मतलब वाकई में टू बी का वर्ड है। और जहां पर टू बी आ जाएगा तो टू बी के बाद आपने कौन सा केस लिखना है बेटे, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। जैसे यहां पे देखिएगा, ही प्रिटेंडेड टू बी, और टू बी के बाद क्या लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है। इसी तरह टू बी के बाद क्या लिखा हुआ है, हर लिखा हुआ है। इसी तरह टू बी, और हो सकता है कि टू बी के बाद नाउन भी हो, तो नाउन आप एज इट इज लिख देंगे। कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर ने तो कहा था। बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे रूल पढ़ते हैं, रूल सुनते हैं ना, तो उसको ऐसा ज़हन में बिठा लेते हैं कि सर ने कहा था टू बी के बाद प्रोनाउन आना है, और प्रोनाउन कौन सा केस आना, ऑब्जेक्टिव केस। बेटे देखिए, ये रूल जब हम पढ़ रहे हैं ना,
तो ये रूल हम पढ़े कि अगर इनके बाद प्रोनाउन आया तो हम ये करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनके बाद आना ही प्रोनाउन है, इनके बाद नाउन भी आ सकता है। जैसे यहां पर आप देखेंगे लीडर आया हुआ, तो ओवर जर्नलाइजेशन नहीं करनी आपने किसी भी रूल की। उसके बाद आपके पास है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 आपको क्या कहता है कि प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जहां पर भी आप प्रेपोजिशन के बाद लिखेंगे आप उसको क्या लिखेंगे, आप ऑब्जेक्टिव केस। जैसे देखिए यहां पर 4 के बाद क्या लिखा हुआ है, हर लिखा हुआ है। यहां पे विद के बाद क्या लिखा हुआ है, अस लिखा हुआ है। जैसे यहां पर टू के बाद क्या लिखा हुआ है, हिम लिखा हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं, जब हम एक्टिव को पैसिव में लेके जाते हैं तो हम हमेशा बाय के बाद कौन सा केस लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो जहां पर भी प्रेपोजिशन आएगा, प्रेपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आएगा तो कौन सा केस होगा हमारे पास, ऑब्जेक्टिव केस होगा। और अगर हम जेरेंड से पहले प्रोनाउन लिख रहे हैं, जेरेंड आप पढ़कर आए हैं, आपको पता ही है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को हम क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। जेरेंड से पहले अगर कभी प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा बेटे, पोजेसिव केस। जैसे यहां पर आप देखेंगे आईएनजी फॉर्म है तो आईएनजी फॉर्म से पहले क्या आ गया, हिज आ गया। आईएनजी फॉर्म है तो पहले क्या आ गया, देयर आ गया। इसी तरह इंटरप्टिंग है, आईएनजी है तो पहले क्या आ गया, माय आ गया। तो जहां पर भी पोजेसिव केस आएगा, जहां पर भी जेरेंड आएगा, जेरेंड से पहले आपने क्या लिखना है, पोजेसिव केस। प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, प्रेपोजिशन के बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव केस। और जहां पर भी जेरेंड आएगा, जेरेंड से पहले क्या आएगा आपके पास, पोजेसिव केस आएगा। उसके बाद जहां पर भी देन आया, याद रखिएगा, बल्कि देन के साथ 2 एक्सप्रेशन और भी याद रखिएगा, आगे रूल में भी आपके पास आने वाले हैं। मैं 3 एक्सप्रेशंस आपको इकट्ठे बता देता हूं। देन है आपके पास, एज प्लस एज है आपके पास, और सो प्लस एज है आपके पास। इनके बाद जब कभी भी प्रोनाउन आएगा तो आपने याद रखना है, आपने प्रोनाउन का वही केस लिखना है जो इनसे पहले है, सेम बिफोर। अगर इनसे पहले सब्जेक्टिव केस है आपने सब्जेक्टिव केस लिखना है, अगर इनसे पहले पोजेसिव केस है तो आपने पोजेसिव केस लिखना है। जैसे देखिएगा, ही इज टॉलर देन आई या ही इज टॉलर देन मी, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट से। तो कभी भी याद रखिएगा, जब आप देन देखेंगे ना तो आप देखेंगे यार देन से पहले कौन सा केस लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव केस, तो मुझे बाद में भी कौन सा केस लिखना है, सब्जेक्टिव केस, मुझे ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखना। इसी तरह दिस पेन इज हर्स नॉट माइन, अब यहां पर हर्स लिखा हुआ है ना, तो हर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, माइन लिखेंगे। शी कैन सॉल्व बेटर प्रॉब्लम्स देन, अब जब देन आ गया तो हम देखेंगे कि इससे पहले कौन सा केस है, तो इससे पहले कौन सा केस है, सब्जेक्टिव, तो हम कौन सा केस लिखेंगे बेटे, सब्जेक्टिव केस ही लिखेंगे। एज प्लस एज के साथ, सो प्लस एज के साथ और देन के साथ वही केस आएगा। जैसे यहां पर देखिएगा, एज प्लस एज के साथ, सो प्लस एज के बाद और देन के साथ। जैसे यहां पे है, ही इज नॉट सो स्मार्ट एज आई, दिस ऐसे इज एज परफेक्ट एज हर। अब यहां पर आप 2 तरह से कर सकते हैं, यहां तो आप करेंगे हर ऐसे, या आप क्या करेंगे, हर, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे, ही इज एज इंटेलिजेंट एज आई, जो केस पहले है वही केस क्या आएगा, बाद में आएगा। जब भी आपने सेंटेंस में देन के बाद, एस प्लस एस के बाद, सो प्लस एस के बाद प्रोनाउन लिखना है तो आपने याद रखना है, आपने प्रोनाउन का वही केस लिखना है जो कि इससे पहले है। बिल्कुल इसी तरह देखिएगा, अगर देन आया और देन के बाद बोथ या आल आ रहा है, तो बोथ और आर की वजह से, बोथ और आल की वजह से आपने हमेशा कौन सा केस लिखना, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। जैसे देखें, शी इज वाइजर देन, अब आल आ गया ना, तो आल के लिए आपने कौन सा केस लिख दिया, ऑब्जेक्टिव केस आज लिख दिया। द टीचर प्रेज्ड हिम मोर देन मी, और किस वजह से लिखा आपने, बोथ की वजह से। जहां पर देन के बाद बोथ या आल आ जाएगा, आपने प्रोनाउन का बेटे कौन सा केस लिखना, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। और मैं फिर आपको दोबारा याद दहानी करवा दूं कि ये जो आपके पास रूल्स चल रहे हैं, ये वो टिपिकल वो टेबल वाले रूल्स नहीं है पर्सनल प्रोनाउन के, खास तौर पर ये वो रूल्स हैं जो आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से हैं, जो है ही एंट्री टेस्ट के, ठीक है, एमडी कैट लेवल के हैं। और उसके अगली बात भी मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह मैं रूल्स आपको बता रहा हूं, जिन एग्जांपल्स के साथ आपको मैं बता रहा हूं, इन्हीं एग्जांपल्स के साथ, इसी अरेंजमेंट के साथ, इन्हीं वर्ड्स के साथ, इन्हीं एक्सप्लेनेशन के साथ, ये सारे के सारे रूल्स आपकी इंग्लिश की बुक में एज इट इज लिखे हुए हैं। तो एमडी कैट 2026 आप जानते ही हैं मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों को, कि ये टेस्ट मैच या वनडे मैच का साल नहीं है, बल्कि ये T20 का साल है। यहां पर हमें, हमारे पास जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है वो वक्त है। तो आपने
अपना वक्त नहीं जाया करना है चीजों को लिखने में, नोट्स बनाने में। जब हम हैं नोट्स बनाने के लिए, जब हम बैठे हैं अच्छे से अच्छे नोट्स बनाकर देने के लिए, तो फिर आपको बेटे क्या जरूरत है अपना वक्त जाया करने की। बुक लेंगे फटाफट से, जिस अरेंजमेंट के साथ चीजें आपके पास यहां पर आपको बताई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, उसी अरेंजमेंट के साथ, उसी वर्ड्स के साथ, उन्हीं एग्जांपल्स के साथ, उन्हीं एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारी चीजें आपकी बुक में लिखी हुई है। तो आपको एक वर्ड भी नोट करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट बुक उठानी है, लेक्चर पढ़ना है, और आपके लिए जो रिवीजन होगी, जो प्रेपरेशन होगी, वो क्या होगा, चुटकियों का काम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, जहां कहीं पर भी लेट आ जाए, तो लेट के बाद आप जानते हैं हमने लेट के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव केस। आप सेंटेंस पढ़ कर आते हैं, आप बोलते हैं लेट मी सोल्व द पेपर, लेट अस स्टार्ट द प्रेपरेशन, लेट हिम ट्राई हिज लेग। आप बोलते हैं लेट हिम गो, लेट मी डू दैट, लेट अस प्ले टू क्रिकेट। जब आप लेट के बाद प्रोनाउन लिखेंगे तो कौन सा केस लिखेंगे बेटे, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। उसके बाद जहां कहीं पर बिटवीन आया, तो बिटवीन के बाद भी आपको कौन सा केस लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। जैसे द सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड मी, यू एंड आई नहीं होगा। दिस इशू वाज सेटल्ड बिटवीन हर एंड मी। आप देख रहे हैं कौन से केसेस लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव केसेस लिखे हुए हैं। बिटवीन के बाद हमेशा कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। दिस डिबेट इज बिटवीन देम एंड अस। आप कभी भी इनके बाद सब्जेक्टिव पॉजेसिव केस नहीं लिखेंगे। उसके बाद आपके पास जूनियर और सीनियर। जब आप जूनियर और सीनियर लिखते हैं, याद रखिएगा, या सुपीरियर और इंफीरियर लिखते हैं। जूनियर और सीनियर जो लिखा जाता है ना, ये ह्यूमन बीइंग के लिए लिखा जाता है, और जो सुपीरियर और इंफीरियर लिखा जाता है, ये ऑब्जेक्ट्स के लिए लिखा जाता है। जब आप इनको सेंटेंस में लिखेंगे तो एक बात तो तय है कि जितने भी लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं, वैसे तो हम एडजेक्टिव में जाके इनको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं लैटिन एडजेक्टिव्स को। जब भी आप लैटिन एडजेक्टिव लिखते हैं तो इसके बाद आपने टू का प्रेपोजिशन लिखना है। जब आप ह्यूमन बीइंग के लिए जूनियर सीनियर लिख रहे हैं तो आपने ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है। लेकिन आप जब ऑब्जेक्ट्स के लिए सुपीरियर इंफीरियर लिख रहे हैं तो बेटे फिर आपने कौन सा केस लिखना है, पॉजेसिव केस। उसकी रीजन क्या है, फिर आप चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, आप टू के बाद पॉजेसिव केस लिखेंगे। जैसे यहां पर देखिएगा, ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू हिम, दिस पोस्ट इज प्रेफरेबल टू अस। इसी तरह हर हैंड राइटिंग इज सुपीरियर टू माइन। आप मी नहीं लिखेंगे, मी लिखेंगे तो सूडो कंपैरिजन हो जाएगा। आप पर्सन को कंपेयर कर रहे होंगे चीज के साथ, आपने चीज को कंपेयर करना है चीज के साथ। जैसे हिज आइडिया इज सुपीरियर टू योर्स, उसका आइडिया तुम्हारे आइडिया से ज्यादा अच्छा है। देयर परफॉर्मेंस वाज इंफीरियर टू आवर्स, उनकी परफॉर्मेंस हमारी परफॉर्मेंस से अच्छी नहीं थी। तो जब आप चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो फिर आप जूनियर सीनियर नहीं लिखते, फिर आप क्या लिखते हैं, सुपीरियर इंफीरियर लिखते हैं। और सुपीरियर इंफीरियर में आपने क्या करना होता है, पॉजेसिव केस लिखना होता है। उसके बाद है बेटे आपके पास रूल नंबर 14, 15 और 16। देखिए, अगर आपके सेंटेंस में तीनों जो पर्सन है वो इकट्ठे दिए जाएं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इकट्ठे आ जाए। जैसे मैं बोलता हूं, मैंने, तुमने और उसने मिलकर क्रिकेट खेला, मैंने, तुमने और उसने मिलकर ग्रुप स्टडी किया, मैंने, तुमने और उसने मिलकर ये किया वो किया। जब आप एक ही सेंटेंस में तीनों पर्सन को इकट्ठा करते हैं तो तीन अरेंजमेंट्स आपने याद रखनी है। नंबर 1, आपके पास सिंपल प्लूरल फॉर्म है जिसका अच्छाई बुराई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यहां पर जो आपकी अरेंजमेंट बनेगी वो सिंपल बनेगी। फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा और क्या आएगा, थर्ड आएगा। सबसे पहले आप फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, फिर सेकंड लिखेंगे, फिर थर्ड लिखेंगे। इसमें आपका अच्छाई बुराई का कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे ये वाले दो सेंटेंसेस देखिएगा, वी यानी कि फर्स्ट पर्सन, यू यानी कि सेकंड पर्सन और दे यानी कि थर्ड पर्सन। तो अरेंजमेंट आपके पास क्या बनी, 1 2 3। विल अटेंड द सेमिनार। अब सेमिनार अटेंड करना ना तो नोबल डीड है ना इवल डीड है। इसी तरह सेम हॉस्पिटल में काम करना ना नोबल डीड है ना इवल डीड है। इसीलिए फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन आएगा और क्या आएगा, थर्ड पर्सन आएगा। फिर अगर आप गुड इंटेंशन यानी कि कोई अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं तो आपकी अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। इंग्लिश ये कहती है कि अगर आप अच्छा या बुरा काम कर रहे हैं तो आपने काम करना है, चूंकि थर्ड पर्सन वहां पर मौजूद नहीं है तो आपने थर्ड पर्सन को क्या करना है, आपने थर्ड पर्सन को हमेशा दोनों सूरतों में, जब आप अच्छा काम कर रहे हो बुरा काम कर रहे हो, आपने कहां पर लिखना है, दरमियान में लिखना है। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर आपने खुद को बाद में लिखना है, और अगर बुरा काम कर रहे हैं तो आपने खुद को पहले
अच्छे काम में आपने सेकंड पर्सन को पहले लिखना है और बुरे काम में आपने सेकंड पर्सन को कहां पर लिखना है, लास्ट में लिखना है। तो ये 3 अरेंजमेंट्स आपके पास बनती है। अब जैसे देखें, अगर रूल तोड़ा है या अगर कोई गलती की है तो आप बैड इंटेंशन पे हैं, इवल डीड पे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप खुद को पहले लिखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा और थर्ड पर्सन के बाद आपने फिर किसको लिखना है, सेकंड पर्सन को। लेकिन अगर आपने किसी गरीब की हेल्प की है, आपने फ्लड विक्टिम को डोनेट किया है, तो इसका मतलब आप सेकंड पर्सन को पहले लिखेंगे, थर्ड पर्सन तो एज इट इज न्यूट्रल रहेगा यानी कि दरमियान में, और आप खुद को बेटे कहां पर लिखेंगे, बाद में, क्योंकि इंग्लिश इस बात को मानती है कि आपसे इंग्लिश को कोई अच्छाई की उम्मीद नहीं है। उसको यह पता है कि जब भी बुरा होगा, जब भी कोई बुराई होगी, जब भी कोई बुरा काम होगा तो उसकी जड़ आप खुद होंगे। इसलिए वो इवल डीड में क्या करता है, आपको पहले रखता है, और नोबल डीड में क्या करता है, आपको कहां पर रखता है, लास्ट में रखता है। तो ये 16 रूल्स तक जितने रूल्स हमने पढ़े हैं, ये सारे के सारे रूल्स हमारे पास कौन से हैं, जिनको हम बेटे क्या बोलते हैं, अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउन। ये कोई ग्रामर टर्म नहीं है, ये मैंने अपने तरीके से आपको सारे रूल्स को इकट्ठा करके एक जगह पर बता दिया कि इंग्लिश में जहां जहां कहीं पर भी प्रोनाउंस के रूल्स आते हैं, वहां से मैंने वो सारे रूल्स उठाए और वो सारे रूल्स को मैंने इकट्ठा करके एक जगह पर लिख दिया और उनको मैंने क्या हेडिंग दे दिया, अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउन। तो यहां तक अभी तक हमने बेटे जो कुछ पढ़ा है वो टेक्निकली हमारे पास क्या है, हमारी फर्स्ट काइंड है, और फर्स्ट काइंड हमारे पास कौन सी है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। जी बेटा, आपके पास बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, जरा इनको गौर से देखिएगा। देखें, हमारे पास पहला सेंटेंस है शी शॉट। शी शॉट का मतलब क्या है, उसने गोली मारी है। किसको गोली मारी है ये हमें पता नहीं है, यानी कि सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अब जरा सेकंड सेंटेंस देखिएगा, शी शॉट हर सेल्फ। उसने गोली मारी है, और अब गोली किसको मारी है, खुद को मारी है। यहां पे हर सेल्फ का वर्ड हमें क्या बता रहा है, यहां पे हर सेल्फ का वर्ड हमें यह बता रहा है कि एक्चुअल में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। यानी कि डूअर ऑफ एक्शन और विक्टिम ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। काम करने वाले पर ही काम हो रहा है, उसने खुद को गोली मार ली है। तो हर सेल्फ का वर्ड हमें यहां पर यह बताता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों सेम है। उसके बाद ये सेंटेंस देखिएगा, शी शॉट हर मदर इन लॉ। उसने अपनी सास को गोली मारी। वैसे मैं कोई तबलीग नहीं कर रहा कि बेटियों को, कि मैं कोई बेटियों को कोई फ्यूचर प्लान बता रहा हूं कि शी शॉट हर मदर इन लॉ, तो आपने भी ज़हन में रखना है, ऐसा भी होता, बिल्कुल ऐसा नहीं है। खुदा ना ख्वासा आपने ये काम नहीं करना, ये बुरा होता है। माएँ जो मदर इन लॉज होती हैं वो भी आपकी माई होती हैं, ठीक है। ये टीवी ड्रामों वाली बातों में ना जाना, या आपने पुप्पी ताई चाची वाली बातों में नहीं जाना। जितनी बेटियां मेरी बात सुन रही हैं, याद रखिएगा, आपकी मदर इन लॉ भी आपकी मदर ही होती है। फ्यूचर में आपने उनको मदर की तरह ही ट्रीट करना है, ये वाला काम नहीं करना जो इसने किया है। बहरहाल सेंटेंस पे वापस आइएगा, शी शॉट हर मदर इन लॉ। उसने अपनी सास को गोली मारी, ऐसे ही है ना। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, शी, उसके बाद शॉट क्या है, वर्ब, और मदर इन लॉ, हर मदर इन लॉ हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जरा इस सेंटेंस को देखिएगा, शी हरसेल्फ शॉट हर मदर इन लॉ। हमने सिर्फ एक वर्ड का एडिशन किया, और वो एक वर्ड कौन सा हमारे पास, हरसेल्फ। हरसेल्फ का मतलब क्या है कि उसने खुद अपनी सास को गोली मारी है। यहां पे हरसेल्फ का जो वर्ड है वो इस बात पर स्ट्रेस करने के लिए है, वो इस बात पर इंफोसिस के लिए है कि ये काम वाकई में इसी सब्जेक्ट ने किया है। देखिए, दोनों वर्ड्स, दोनों सेंटेंसेस को जरा गौर से देखिएगा। पहले वाले सेंटेंस में हमने हर सेल्फ के वर्ड को यूज किया क्या करने के लिए, ये बताने के लिए कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। और यहां पर हमने हर सेल्फ के वर्ड को यूज किया क्या बताने के लिए कि ये काम वाकई इसी सब्जेक्ट ने किया है। आपने याद रखना है, जब भी सेल्फ वाले केसेस आपने पल्ले बांध लेनी है बात। देखें, हमारे पास दो काइंड्स है, दो काइंड्स हमारे पास कौन सी हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। जितने भी सेल्फ वाले वर्ड्स हमारे पास होते हैं ना, जैसे आई का हमारे पास क्या होता है, माई सेल्फ होता है, वी का आर सेल्फ होता है, यू के दो होते हैं, योर सेल्फ होता है और योर सेल्फ होता है, हिम सेल्फ होता है, हर सेल्फ होता है, इट सेल्फ होता है, देम सेल्फ होता है। ये सारे जो सेल्फ वाले वर्ड्स हैं ये या तो सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव होते हैं या सेंटेंस में एम्फेटिक होते हैं।
अगर ये सेंटेंस में ये बताने के लिए इस्तेमाल हो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, यानी कि सेंटेंस में ये कहां पर यूज किए गए हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हर सेल्फ के वर्ड को कहां पर यूज किया गया है, आफ्टर वर्ब यूज किया गया है। जब इसको आफ्टर वर्ब यूज किया जाता है तो ये बताने के लिए यूज होता है कि काम करने वाले पर ही काम हुआ है। और अगर इसको ये बताने के लिए यूज किया जाए कि वाकई में ये काम इसी सब्जेक्ट ने किया, यानी कि स्ट्रेस के लिए बताया जाए, एम्फसिस के लिए बताया जाए, तो ऐसी सूरत में इसको सेंटेंस में कहां पर लिखा जाता है, वर्ब से पहले लिखा जाता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने हर सेल्फ को कहां पर लिखा है, शॉर्ट से पहले लिखा है। तो ऐसी सूरत में जब सेल्फ वाले केसेस हमें यह बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि यह काम इसी सब्जेक्ट पर हुआ है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जब सेल्फ वाले बोलेंगे कि यह काम इसी सब्जेक्ट ने किया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन बोलेंगे। आपने एमडी कैट के हवाले से सिर्फ एक रूल इनका याद रखना है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। देखिए नंबर 1 क्या है, ये वो वर्ड्स हैं जिनके बाद आपने रिफ्लेक्सिव केस लिखना है, और ये वो वर्ड्स हैं जिनके बाद आपने रिफ्लेक्सिव केस नहीं लिखना है। जैसे आपके पास क्या है, जहां पर भी इंजॉयड आएगा, इंजॉयड के बाद क्या आना चाहिए, हिमसेल्फ आना चाहिए। जहां पर भी अप्लाइड आएगा, अप्लाइड के बाद क्या आना चाहिए, हरसेल्फ आना चाहिए। अवेल के बाद योरसेल्फ आना चाहिए। इसी तरह रिजाइंड के बाद हिमसेल्फ आना चाहिए। एक्सर्टेड के बाद क्या आना चाहिए, हिमसेल्फ आना चाहिए। अब ये जितने भी वर्ड्स हैं आपके पास, आपने याद रखना है, आपने इनके बाद क्या लिखना है, सेल्फ का केस लिखना है। इसी तरह ये जितने वर्ब्स हैं आपके बाद, आपने इनके साथ कभी भी सेल्फ वाला केस नहीं लिखना है। आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर किसी भी वर्ड के बाद सेल्फ का केस नहीं लिखा गया है। आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आपकी एमडी कैट के हवाले से सिर्फ एक इकलौता रूल है जो आपके पास बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि इन वर्ड्स के साथ आपने रिफ्लेक्सिव केस लिखना है और इन वर्ड्स के साथ आपने रिफ्लेक्सिव केस नहीं लिखना। लेकिन यहां पर भी आपके पास एक एग्जम्पशन है, दो वर्ड्स के लिए खास तौर पर, एक एब्सेंट और एंजॉय। एग्जम्पशन नहीं है, मतलब रूल है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए वैसे अमूमन ये होता है कि आप जहां पर भी ये रूल पढ़ेंगे ना, आपको कहा गया होगा कि आपने एब्सेंट के बाद और आपने एंजॉय के बाद क्या लिखना है, सेल्फ का केस लिखना है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। अगर एंजॉय के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आपने याद रखना है फिर आपने इसके बाद सेल्फ का केस नहीं लिखना। जैसे देखें, अगर मैं बोलता हूं वी एंजॉयड द मैच, अब हमने क्या एंजॉय किया है, हमने मैच एंजॉय किया है। तो जब मैंने मैच बोल दिया, मैंने ऑब्जेक्ट बोल दिया, तो फिर मुझे एंजॉय के बाद सेल्फ का वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तब हमने बेटे क्या करना है, तब हमने सेल्फ का वर्ड यूज करना है। जैसे अगर इसी सेंटेंस को मैं कुछ यूं बोलता हूं, मैं बोलता हूं वी एंजॉयड, अगर मैं सिर्फ वी एंजॉयड बोलूंगा या वी एंजॉयड इन द स्टेडियम बोलूंगा या वी एंजॉयड देयर बोलूंगा तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर सेंटेंस क्या होना चाहिए, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो बेटे फिर आपने एंजॉय के बाद सेल्फ का केस लिखना है। अदरवाइज अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर आपने सेल्फ का केस नहीं लिखना। एब्सेंट के लिए आप याद रखिएगा, अगर ये बी फॉर्म के साथ आ गया, बी फॉर्म का मतलब क्या है, अगर इज एम आर के साथ आ गया तो फिर आपने इसके साथ सेल्फ का केस नहीं लिखना। और अगर ये बी फॉर्म के बगैर आया तो फिर आपने इसके साथ बेटे सेल्फ का केस लिखना है। ऐसा इसलिए है कि जब ये बी फॉर्म के साथ आता है तो टेक्निकली ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और जब ये बी फॉर्म के बगैर आता है तो फिर ये टेक्निकली आपके पास क्या होता है, वर्ब होता है। तो एब्सेंट को जब वर्ब के तौर पर यूज, जैसे वैसे मैं अगर बोलता हूं, मैं बोलता हूं ही वाज एब्सेंट, ही इज एब्सेंट, दे आर एब्सेंट, दे वर एब्सेंट, तो जब मैं इस तरह के सेंटेंस बोलूंगा तो मुझे बिल्कुल भी सेल्फ का वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर इनको एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया गया, बी फॉर्म के तौर पर यूज किया गया, तो मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसके साथ सेल्फ का वर्ड यूज करने की। लेकिन अगर मैं बोलता हूं ही एब्सेंटेड, दे एब्सेंटेड,
अगर मैं इनको वर्ब के तौर पर यूज करूंगा, जब मैं इनके साथ बी फॉर्म नहीं लिखूंगा, फिर मुझे इसके साथ बेटे क्या लिखना होगा, सेल्फ का केस लिखना होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए, इंफेटिक प्रोनाउन के लिए सिर्फ इतनी बातें हैं जो भी है मैंने आपको बता दी आपके एमडी कैट के हवाले से, कोई लंबी चौड़ी बात इनके बारे में नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है जी आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब जैसे कि नाम से ही है, इंट्रोगेटिव का मतलब ही क्या है, इंट्रोगेटिव का मतलब है क्वेश्चन। तो वो वर्ड जो क्वेश्चन पूछते हैं नाउन और प्रोनाउन के बारे में, हम उनको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे देखिए हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं, हमारे पास हु का वर्ड है, होम का वर्ड है, हुज का वर्ड है, व्हाट का वर्ड है, विच का वर्ड है। ये जो WH फैमिली वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, हम इनको बेटे क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब आपने याद रखना है, आप सेंटेंस में इनको दो तरह से यूज करते हैं। ये जो WH वर्ड्स है ना, ये सेंटेंस में दो तरह से यूज होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में दो तरह से यूज होते हैं। बात पल्ले बांध लीजिएगा, एक इकलौता रूल है आपके पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए आपके एमडी कैट में। देखें, अगर ये WH के वर्ड्स सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे तो आपने इनके बाद बेटे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है और फिर सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि हमने इन्वर्जन लिखनी होती है। और सेंटेंस को हमने खत्म किस पे करना है, फुल स्टॉप पे। और अगर ये WH के वर्ड सेंटेंस के मिड में आते हैं, स्टार्ट में नहीं आते, मिड में आते हैं, तो फिर हमने इनके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है और फिर हेल्पिंग वर्ब, और हमने सेंटेंस को खत्म किस पे करना होता है, फुल स्टॉप पे। जैसे अगर आप एग्जांपल्स को देखेंगे, एग्जांपल्स में आपके पास क्या है, देखें, अगर हमारे पास WH का वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में आप देख रहे हैं, हु का वर्ड है, हुम का वर्ड है, हुज का वर्ड है, व्हाट का वर्ड है, विच का वर्ड है, तो हमने इनके फौरन बाद क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। ठीक है, सिर्फ हुज के साथ हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते हैं, वो फिर सेंटेंस नहीं बनेगा आपके पास। अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं WH वर्ड्स, तो हमने इनके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, और हमने इनको खत्म किस पे करना है, क्वेश्चन मार्क पे। उसकी रीजन क्या है कि ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। इसी तरह अगर ये सेंटेंस के मिड में आते हैं, जैसे आप यहां पर देखेंगे, हु आ गया, यहां पर हमारे पास हुम आ गया, हुज आ गया, व्हाट आ गया, विच आ गया, तो आपने इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना बेटे, आपने इसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद फिर आपने बेटे क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, यानी कि हमने एफर्मेटिव सेंटेंस लिखना होता है। और नेक्स्ट थिंग इज कि आपने इसको क्वेश्चन मार्क पे खत्म नहीं करना, फुल स्टॉप पे खत्म करना है। जैसे आप देखेंगे यहां पे हर सेंटेंस को क्या किया गया है, फुल स्टॉप पे खत्म किया गया है, क्योंकि फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है। और इनडायरेक्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क पे खत्म नहीं किया जाता, किस पे खत्म किया जाता है, फुल स्टॉप पे खत्म किया जाता है। तो वो प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, जो WH फैमिली वर्ड्स हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सेंटेंस में दो तरह से आते हैं, या सेंटेंस के स्टार्ट में या सेंटेंस के मिड में। और अगर सेंटेंस के स्टार्ट में है तो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर सेंटेंस के मिड में है तो इनके बाद सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। तो सिर्फ इतनी सी बात है जो आपको बेटे किसके लिए याद रखनी है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के लिए याद रखनी है। उसके बाद है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए, अगर ये मैं आंखें बंद करके भी आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊं ना, और मैं अपने हाथ बांध कर भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊं, मुंह के ऊपर हेलमेट चढ़ाकर मेरे हाथ पांव बांध दिए जाएं, सिर्फ मेरी जुबान चलती हो, मैं आपको नजर ना भी आ रहा हूं, मैं पॉडकास्ट फॉर्म में चला जाऊं, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की फॉर्मेट में चला जाऊं, मैं छोटे से बच्चे को भी ले आऊं ना, 4 क्लास वाले, 6 क्लास वाले, तो बिलीव मी वो भी आपको ये करवा देगा। और जैसे मैंने वर्ड्स लिखने आपको फौरन पता चल जाना है। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कौन से हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं जी 4 आपके पास दिस है, आपके पास दैट है, आपके पास दीज है, और आपके पास दोज है। ये 4 वर्ड जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो आपकी हड्डियों में रचे बसे हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं दूसरे नाउन या प्रोनाउंस को। अगर सिंगुलर है और नियर है तो हम क्या बोलेंगे, दिस। अगर सिंगुलर है और फार है तो हम क्या बोलेंगे, दैट। अगर प्लूरल है और नियर है तो हम क्या बोलेंगे, दीज। और अगर फार है और प्लूरल है तो हम क्या बोलेंगे, अगर प्लूरल है और फार है तो हम क्या बोलेंगे, दोज बोलेंगे।
हमें बचपन से ये चीजें बताई जा रही हैं, करीब की चीज है एक है तो दिस आएगा, दूर की चीज है एक है तो डेट आएगा, करीब की चीजें हैं तो ज्यादा है तो दीज आएगा, दूर की चीजें ज्यादा है तो दोज आएगा। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिर्फ इसके लिए एक छोटी सी बात और ऐड कर लें, आप जानते हैं कि जब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा और जब हम उसमें टेंस चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हेयर को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, देयर के साथ। इसी तरह हम दिस को रिप्लेस कर देते हैं बेटे किसके साथ, डेट के साथ, और हम दीज को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, दोज के साथ। तो एक्चुअल में हम क्या कर रहे होते हैं, हम प्रेजेंट को रिप्लेस कर रहे होते हैं बेटे किसके साथ, पास्ट के साथ। तो जब आप प्रेजेंट को पास्ट के साथ रिप्लेस कर रहे होते हैं तो आप नियरनेस वाले सारे वर्ड्स को किसमें लेके जा रहे होते हैं, फार वाले वर्ड्स में। तो यू कैन से कि ये जो दिस और दीज का वर्ड्स है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट टाइम को, और जो आपके पास डेट और दोज है ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको बेटे, पास्ट टाइम को। तो जहां पर ये पोजीशन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं, वहां पर ये टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए भी यूज होते हैं। दिस और दीज किसके लिए होता है, प्रेजेंट के लिए, और डेट और दोज बेटे किसके लिए होता है, पास्ट के लिए। उसके बाद हमारे पास है जी दो काइंड्स, डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल। मैं वैसे आपको पहले वर्ड बता देता हूं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव हमारे पास दो वर्ड्स हैं। एक वर्ड हमारे पास क्या है, आइदर, और सेकंड वर्ड हमारे पास क्या है, नाइदर। आइदर का मतलब क्या होता है, जब आप बात करते हैं दो में से एक की, आप कहते हैं या ये या वो, जब दो में से एक की बात करते हैं, और जब आप दो में से दोनों को निगेट कर देते हैं तो देन आप उसको क्या बोलते हैं, नाइदर बोलते हैं, ना ये ना वो, तो उसको आप क्या बोलते हैं, नाइदर बोलते हैं। लेकिन अगर आपने दो से ज्यादा की बात करनी हो तो इस टेबल को जरा अच्छे से देखिएगा। यहां पर मैं इनका कलर चेंज कर लेता हूं, आपको जरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर आपके पास कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि हम यूज करते हैं दो के लिए या दो से ज्यादा के लिए। जैसे देखें, अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जब आपने दो में से एक की बात करनी है ना तो आपने क्या लिखना है, आइदर। लेकिन अगर दो से ज्यादा में से एक की बात करनी है तो फिर आपने बेटे क्या वर्ड यूज करना है, फिर आपने एनी वन यूज करना है, फिर आपने आइदर का वर्ड यूज नहीं करना। आइदर आपने तब यूज करना है जब जेन्युइनली दो की बात हो रही है। और इसी तरह जब हम दो में से दोनों की बात नहीं कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, नाइदर। और हम ज्यादा में से किसी की बात नहीं कर रहे, हम किसी की भी बात नहीं कर रहे, तो फिर हम नाइदर की जगह पर क्या बोलेंगे, नो वन या नन। जैसे आपके पास मैंने आपको क्या बोला, आइदर है दो में से एक के लिए, नाइदर है दो में से दोनों ही नहीं है। उसके बाद देखिएगा आपके पास है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आपके पास दो वर्ड्स होते हैं, दो प्रोनाउंस होते हैं। एक आपके पास होता है ईच अदर, और एक आपके पास बेटे होता है वन एन अदर। एक आपके पास क्या है, ईच अदर, और एक आपके पास क्या है, वन एन अदर। और यहां पर भी सेम मामला है, अगर आप दो की बात कर रहे हैं तो दो के लिए आप क्या यूज करेंगे, ईच अदर, और अगर आप दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, वन एन अदर। जैसे अगर आप दो की बात हो रही है तो हम दो के लिए क्या लिखेंगे, ईच अदर, और दो से ज्यादा की बात हो रही है तो हम दो से ज्यादा के लिए क्या बोलेंगे, वन अदर। ट्रांसलेशन डिफरेंस नहीं होगा, ये बिल्कुल इसी तरह ही है। जैसे देखें, अगर आप दो के दरमियान की बात करते हैं ना तो आप क्या लिखते हैं, बिटवीन। लेकिन दो से ज्यादा के दरमियान की बात करते हैं तो फिर आप बेटे क्या लिखेंगे, अमंग। बिल्कुल इसी तरह जब आप दोनों बोलेंगे, दो के लिए बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, बोथ, और दो से ज्यादा के लिए बोलेंगे तो बेटे आप क्या बोलेंगे, आल बोलेंगे। जैसे अगर आप दो को कंपेयर कर रहे हैं तो आप कौन सी डिग्री यूज करेंगे, कंपैरेटिव, और दो से ज्यादा को कंपेयर कर रहे हैं तो फिर आप कौन सी डिग्री यूज करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। तो आपको ये टेबल अच्छे तरीके से याद रखना है कि दो के लिए कौन से वर्ड यूज होते हैं और दो से ज्यादा के लिए कौन से वर्ड यूज होते हैं। दो के लिए हम आइदर और नाइदर यूज करते हैं, दो के लिए हम ईच अदर यूज करते हैं, और दो से ज्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं, वन एन अदर। आइदर की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, एनी वन, और नाइदर की जगह पर हम या तो नो वन यूज करते हैं या बेटे क्या यूज करते हैं, नन यूज करते हैं। जैसे अगर आप थोड़े से एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे देखें, यहां पर अली एंड अहमद की बात हो रही है तो कौन सा वर्ड आ गया, बिटवीन। लेकिन जैसे ही हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं जिसकी तादाद हमें पता नहीं है, वो प्लूरल है, तो हम उसके लिए क्या बोलेंगे, अमंग बोलेंगे।
बिल्कुल इसी तरह जब पेरेंट्स की बात हो रही है, वालिद और वालदा की बात, दो लोगों की बात हो रही तो हम क्या बोलेंगे? बोथ। और जब गेस्ट की बात हो रही है, ज्यादा की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? आल बोलेंगे। दो वाले वर्ड्स हमने तब यूज करने हैं जब हमें कंफर्म पता होगा कि हम दो की बात कर रहे हैं। अदरवाइज प्लूरल के लिए हमने क्या करना है? प्लूरल के लिए हमने क्या करना है? हमने प्लूरल वाले वर्ड यूज करने हैं। अब यहां पर है यू कैन सिट ऑन आइदर ऑफ दीज चेयर, तो आइदर ऑफ दीज चेयर नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए? आइदर ऑफ दीज टू चेयर, क्योंकि जब तक हम दो बोलेंगे नहीं ना तब तक हमने आइदर का वर्ड यूज नहीं करना। अब एनीवन कैन ज्वाइन टीम, कोई भी टीम ज्वाइन कर सकता है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? एनीवन लिखेंगे। इसी तरह जब हम दो गर्ल की बात करें, टू गर्ल्स की बात हो रही है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? नाइदर। और जब 5 बॉयज की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे? नन लिखेंगे। इसी तरह जब दो भाइयों की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे? ईच अदर। और जब हमारे पास क्लासमेट्स की प्लूरल की बात हो रही है तो बेटे हम क्या लिखेंगे? वन एन अदर लिखेंगे। ये सारे एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने आपको पूरा टेबल बताया है, ये सारा टेबल आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रखना है कि दो के लिए हमने कौन से वर्ड यूज करने हैं और दो से ज्यादा के लिए कौन से वर्ड यूज करने हैं। उसके बाद है बेटे हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन। देखें, इंडेफिनेट प्रोनाउंस हमारे पास वो प्रोनाउंस होते हैं जो हम इन जनरल यूज करते हैं। जो हम कैसे यूज करते हैं? इन जनरल। ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होने वाले इन जनरल जो वर्ड होते हैं ना, वो हमारे पास क्या होते हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन। आप सब बच्चे, सब बेटियां, सब बेटे इनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। एक वो है जो हमेशा सिंगुलर रहेंगे, जैसे एनीवन है, एनीबॉडी, एनीथिंग है, समवन है, एवरीबॉडी है, एवरीवन है। ये जितने भी वर्ड्स आप नजर आ रहे हैं, इन सब को आपने हमेशा क्या ट्रीट करना है? सिंगुलर ट्रीट करना है। फिर आपके पास वो है जो हमेशा प्लूरल रहेंगे, मैनी है, फ्यू है, सेवरल है, बोथ है, ये सारे के सारे क्या रहेंगे? प्लूरल रहेंगे। फिर वो है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। जैसे आपके पास ऑल है, आपके पास एनी है, आपके पास मोर, मोस्ट, सम और नन है। 3 तरह के इंडेफिनेट प्रोनाउन आपके पास होते हैं जो आपके पास सामने लिखे हुए हैं। जैसे एग्जांपल्स में देखिएगा, देखें समवन है, नोबॉडी है, एनीवन है, तो आप देख रहे हैं कि हम इनको बेटे क्या ट्रीट करेंगे? हम इनको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। ठीक है, हम इनको प्लूरल ट्रीट तो नहीं करेंगे ना। तो समवन हैज लेफ्ट देयर नोटबुक्स नहीं आएगा यहां पर, यहां तो आएगा हिज आएगा या क्या आएगा? हर आएगा। हमें सिंगुलर ट्रीट करना होगा, यहां पर हम इनको प्लूरल ट्रीट नहीं करेंगे। फिर सेकंड्स है, सेकंड वो है जिनको हमने हमेशा प्लूरल ट्रीट करना है। जैसे आप फ्यू अंडरस्टैंड्स नहीं लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे? फ्यू अंडरस्टैंड। सेवरल इज नहीं लिखेंगे, सेवरल आर लिखेंगे। मैनी वाज नहीं लिखेंगे, मैनी वर लिखेंगे। और थर्ड नंबर पर वो है जो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे देखें, जब हम सम ऑफ द मिल्क लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इज। लेकिन जब हम सम ऑफ द बुक्स लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे? आर। इसी तरह नन को जब हम प्लूरल के साथ लिखेंगे तो प्लूरल ट्रीट करेंगे, नन को जब सिंगुलर के साथ लिखेंगे तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे। मोस्ट को सिंगुलर के साथ ट्रीट करेंगे तो सिंगुलर लिखेंगे, मोस्ट को प्लूरल के साथ लिखेंगे तो प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो ये वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं जो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी। इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस कि आप उनको सेंटेंस में किस नाउन के साथ यूज कर रहे हैं। अगर सिंगुलर के साथ यूज कर रहे हैं तो ये सिंगुलर रहेंगे, और अगर आप इनको प्लूरल के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो ये प्लूरल रहेंगे। और लास्ट में हमारे पास हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो काइंड है, मैं हमेशा बेटों और बेटियों को बोलता हूं, अपने एमडी कैट के स्टूडेंट्स को, देखें आपने जितनी भी काइंड्स पढ़ी है ना, तो आप देख रहे होंगे एक रूल है हमारे पास रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक का, एक रूल है हमारे पास इंट्रोगेटिव का, एक रूल भी नहीं है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव का। डिस्ट्रीब्यूटिव रेसिप्रोकल के लिए वो एक छोटा सा टेबल आप कह सकते हैं कि 2-3 रूल्स हैं इसके। इंडेफिनेट का जो रूल है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आपके पास जो सबसे ज्यादा रूल्स हैं वो या तो पर्सनल प्रोनाउन के या रिलेटिव प्रोनाउन के हैं। पर्सनल प्रोनाउन के रूल्स नंबर में थोड़े ज्यादा हैं, प्लूरल हैं, बहुत ज्यादा रूल है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के जो रूल्स हैं वो टेक्निकल हैं, वो ज्यादा नहीं है बल्कि टेक्निकल है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट काइंड हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास बेटे कौन सी है? रिलेटिव प्रोनाउन। जी बेटे, तो नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखें इन जरा सेंटेंसेस को गौर से देखिएगा। द बॉय हु वॉन। अब देखें यहां पर वैसे तो हम हु की ट्रांसलेशन क्या करते हैं, कौन करते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। इसी तरह हम हुज की ट्रांसलेशन क्या करते हैं? किसका। ये वो ट्रांसलेशंस हैं जो हम यूज करते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में।
द बुक विच आई बॉट, विच का मतलब क्या होता है, कौन सी या कौन सा, ऐसी होती है ना इसकी ट्रांसलेशन हमारे पास। बिल्कुल इसी तरह आई सा डैड द डॉग, चले डैड को हम छोड़ देते हैं, WH वर्ड नहीं है, लेकिन वट की ट्रांसलेशन हमारे पास क्या होती है, क्या होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे यहां पर आप देखेंगे वेयर की ट्रांसलेशन हमारे पास क्या होती है, कहां होती है। व्हेन की ट्रांसलेशन हमारे पास कब होती है। वाई की ट्रांसलेशन हमारे पास क्यों होती है। और हाउ की ट्रांसलेशन हमारे पास कैसे होती है। ऐसे होते हैं ना। अभी इन सेंटेंसेस में इनकी ट्रांसलेशन की बात नहीं मैं कर रहा, मैं वैसे इनकी ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूं कि इन WH वर्ड्स की ट्रांसलेशन होती क्या है जब हम इनको इंट्रोगेटिव में पूछते हैं, पढ़ते हैं। अब जरा इन सेंटेंसेस में इनकी ट्रांसलेशन को देखिएगा। पहला सेंटेंस देखिएगा, द बॉय हु वॉन द रेस इज माई कजन। लड़का जिसने रेस जीती वो मेरा कजन है। अब यहां पर हु की ट्रांसलेशन कौन नहीं है, यहां पर हु की ट्रांसलेशन या तो जो होगी या क्या होगी, वो होगी। लड़का वो जिसने रेस जीती वो मेरा कजन है। इसी तरह द गर्ल हुज ब्रदर, अब यहां पर हुज की ट्रांसलेशन किसका नहीं है, यहां पर हुज की ट्रांसलेशन है जिसका भाई। इसी तरह द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, किताब जो मैंने कल खरीदी। अब यहां पर कौन सी नहीं आएगा, यहां पर आएगा जोन सी मैंने कल खरीदी। इसी तरह शी गेव मी व्हाट आई नीडेड, उसने मुझे वो दिया जो मुझे जरूरत थी, जो मुझे चाहिए था। इसके बाद देखिएगा, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, ये वो घर है जहां मैं पैदा हुआ। अब आप इनकी ट्रांसलेशन को देख रहे हैं ना। अब इनकी ट्रांसलेशन इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज नहीं हो रही, बल्कि चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए यूज हो रही है, चीजों के बारे में बात करने के लिए जो सेंटेंस में इनसे पहले हैं। जैसे हु किसको पॉइंट आउट कर रहा है, बॉय को पॉइंट आउट कर रहा है। हुज क्या कर रहा है, गर्ल को पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन इस ब्रदर पर उसकी पोजेशन बता रहा है। विच बुक को पॉइंट आउट कर रहा है, डैड डॉग को पॉइंट आउट कर रहा है। व्हाट जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को पॉइंट आउट कर रहा है। वेयर किसको पॉइंट आउट कर रहा है, हाउस को पॉइंट आउट कर रहा है। अब यहां पर सेंटेंस देखिएगा, आई रिमेंबर द डे व्हेन वी फर्स्ट मेट, यहां पर कब की ट्रांसलेशन नहीं है, यहां पर व्हेन की ट्रांसलेशन क्या है, जब। पॉजिटिव ट्रांसलेशन चली जाती है, रिलेटिव ट्रांसलेशन चली जाती है। दैट्स द रीजन व्हाई, व्हाई की ट्रांसलेशन यहां पर क्यों नहीं है, यहां पर क्या है, इसलिए। यहां पर इसकी ट्रांसलेशन कैसे नहीं है, यहां पर इसकी ट्रांसलेशन क्या है, ऐसे। अब आप देख रहे हैं कि आप इन सेंटेंस की, इन वर्ड्स की दो ट्रांसलेशंस को जानते हैं। नंबर 1 जब ये सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, और नंबर 2 जब ये सेंटेंस में पहले से लिखे हुए किसी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं। तो आपने याद रखना है, जब ये वर्ड्स पहले से यूज हुए नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज होते हैं, तो देन हम इनको बेटे क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। हमारे पास हु, हुज, विच, डैट, व्हाट, whom, ये हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। लेकिन चूंकि देखिएगा वेयर का वर्ड जो है, व्हेन का वर्ड जो है, बाय का वर्ड जो है, हाउ का वर्ड जो है, ये या तो मैनर की बात कर रहे होते हैं, रीजन की बात कर रहे होते हैं, प्लेस की बात कर रहे होते हैं, या टाइम की बात कर रहे होते हैं। तो हम इनको रिलेटिव प्रोनाउन नहीं बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे कि ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। ये प्रोनाउंस नहीं है, बल्कि ये क्या है, एडवर्ब्स हैं। ठीक है, जब आप सेंटेंस में इनको यूज करेंगे तो होते रिलेटिव, हम पढ़ इनको इकट्ठा ही रही हैं। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इनको आप क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, और उनको आप क्या बोलेंगे, रिलेटिव एडवर्ब। लेकिन सबको इकट्ठा जब आप करेंगे तो आप इनको रिलेटिव ही बोलेंगे। जब आप WH वर्ड्स को सेंटेंस में पढ़ते हैं दूसरे नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए, बजाय क्वेश्चन पूछने के, तो आपके पास इनकी ट्रांसलेशन जो होती है वो आपके सामने है, और आप इनको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। अब जरा देखिएगा, अगर हम 1 बाय 1 करके, अब देखिए होता क्या है कि अगर हम किसी प्लेस को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, तो हम प्लेस को पॉइंट आउट करने के लिए क्या बोलते हैं, वेयर। जहां पर वेयर की ट्रांसलेशन कहां नहीं होती, जहां पर वेयर की ट्रांसलेशन क्या होती है, कहां नहीं होती, जहां होती है। इसी तरह अगर हम किसी प्लेस को, अगर किसी टाइम को पॉइंट आउट कर रहे हैं, अगर हम किसी टाइम को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए क्या होता है, व्हेन, और व्हेन की ट्रांसलेशन कब नहीं होती, फिर क्या होती है, जब होती है। बिल्कुल इसी तरह मैनर की जब हम मैनर की बात कर रहे होते हैं, तो हम मैनर के लिए हाउ का वर्ड लिखते हैं, और हाउ की ट्रांसलेशन कैसे नहीं होती,
ऐसे होती है। और अगर हम रीजन की बात कर रहे होते हैं तो हम रीजन के लिए बेटे कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हम वाई का वर्ड यूज करते हैं। और यहां पर वाई की ट्रांसलेशन क्यों नहीं होती, बल्कि वाई की ट्रांसलेशन क्या होती है, इसलिए होती है। इससे पहले आपने सेंटेंस में इनको पढ़ा। अब इसके बाद देखिए यहां पर कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं, असल टेक्निकल पॉइंट जब वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए है। देखिए आप ह्यूमन बीइंग को पॉइंट आउट करते हैं तो आपने याद रखना है, आप ह्यूमन बीइंग को जब आप पॉइंट आउट करेंगे तो आपने ये देखना है कि आप उस ह्यूमन बीइंग को किसके तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। आप उस ह्यूमन बीइंग को सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, या पोजेशन के लिए ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं तो फिर आप बेटे इनके लिए कौन सा वर्ड लिखेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन लिखेंगे, हु लिखेंगे। जैसे देखिएगा हम कहते हैं शी इज द गर्ल, ये वो लड़की है, हु कॉल्ड मी यस्टरडे। अब ये एक्शन किससे हुआ है, गर्ल से हुआ, और हम पॉइंट आउट भी किसको कर रहे हैं, गर्ल को। इसका मतलब हम इस गर्ल को सेंटेंस में किसके तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, सब्जेक्ट के तौर पर। तो इसलिए हमने कौन सा वर्ड लिखा, हु का वर्ड लिखा। डूअर ऑफ एक्शन के तौर पर जब ये यूज होगा, दोज हु स्टडी हार्ड सक्सीड इन लाइफ, वो जो सख्त मेहनत करते हैं, शिद्दत से पढ़ाई करते हैं, वो जिंदगी में कामयाब होते हैं। अब आप यहां पर भी देखेंगे कि हु का वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, डूअर ऑफ एक्शन के तौर पर, काम करने वाले के तौर पर यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे ह्यूमन बीइंग को, तो आप ह्यूमन बीइंग को क्या बोलेंगे, होम लिखेंगे। जैसे देखिएगा आपके पास सेंटेंस है, मैं इसको अरेज कर देता हूं, विजिबिलिटी आपके लिए अच्छी हो जाएगी। देखिएगा अब जरा इन सेंटेंसेस को देखिएगा, पॉइंट आउट ह्यूमन बीइंग को ही किया जा रहा होगा। जैसे देखें यहां पर मैन को पॉइंट आउट किया जा रहा है, यहां पर गर्ल को पॉइंट आउट किया जा रहा है, लेकिन यहां पर ये डूअर ऑफ एक्शन नहीं होंगे। द मैन होम दे अरेस्टेड, जिन आदमी जिसको कल गिरफ्तार किया गया या जिसको गिरफ्तार किया गया वो मासूम था। अब यहां पर इस आदमी का जिक्र तो हो रहा है, लेकिन उस आदमी को सब्जेक्ट के तौर पर नहीं लिया जा रहा, उस आदमी को किसके तौर पर लिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के तौर पर लिया जा रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे तो हम ह्यूमन बीइंग के लिए क्या लिखेंगे, होम। इसी तरह द गर्ल होम वी सिलेक्टेड विल लीड द टीम, लड़की जिसको हमने सिलेक्ट किया है। अब लड़की ने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि लड़की को सिलेक्ट किया गया है, तो हम लड़की को ऑब्जेक्ट के तौर पर लिख रहे हैं। जब भी आप ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट के तौर पर ह्यूमन बीइंग के लिए आपने बेटे क्या लिखना है, होम लिखना है। और जब आपने पोजेशन बतानी है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, तो आपने रिलेटिवली कौन सा वर्ड यूज करना है, हुज का वर्ड। जैसे मैं बोलता हूं दिस इज द स्टूडेंट, ये वो स्टूडेंट है, whose results amazed everyone। अब यहां पर ये रिजल्ट इसी स्टूडेंट के हैं और हम इस स्टूडेंट की पोजेशन बता रहे हैं, तो हमने कौन सा वर्ड यूज किया, हुज का वर्ड यूज किया। बिल्कुल इसी तरह आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूं, whose son won the award, जिसके बेटे ने अवार्ड जीता है। तो ये तीनों चीजें आपके सामने हैं, सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर और पोजेशन के लिए। तो जब भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे आप उसमें हु, हुम या हुज का वर्ड पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर वो डूअर ऑफ एक्शन है तो फिर हु आना चाहिए, अगर वो विक्टिम ऑफ एक्शन है तो फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और अगर पोजेशन बताई जा रही है, मलकियत बताई जा रही है, तो फिर क्या आना चाहिए बेटे, फिर आपके पास हुज आना चाहिए। उसके बाद देखें अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए आपके पास दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक आपके पास डेट यूज होता है और एक आपके पास विच यूज होता है। यहां पर छोटा सा टेक्निकल पॉइंट, वैसे तो देखिए अगर हम ग्रामर में जाएंगे हमें एसेंशियल क्लॉज, नॉन एसेंशियल क्लॉज पर जाना होगा, रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज पर जाना होगा, बातें बड़ी लंबी हो जाती हैं, बड़ी गहरी हो जाती हैं, जो किसी भी लिहाज से एमडीकेट लेवल की नहीं रहती हैं। तो मैं आपको सिंपल देसी जुगाड़ बता देता हूं जो सब रूल्स को बाईपास करता हुआ, जो सब चीजों को बाईपास करता हुआ आपको मंजिल तक ले जाएगा। वो रूल ये है, याद रखिएगा, जब भी आपने कॉमा लिखना है या जब भी आपने कोई प्रेपोजिशन लिखना है ऑब्जेक्ट के लिए, तो फिर आपने बेटे क्या यूज करना है, विच। और जब आपके पास कॉमा और प्रेपोजिशन नहीं है तो फिर आपने क्या यूज करना है, डेट यूज करना है। जैसे देखिएगा द बुक, अब बुक को पॉइंट आउट कर रहे हैं, कोई कॉमा प्रेपोजिशन नहीं है तो डेट आ गया, स्टूडेंट्स है तो क्या आ गया, डेट आ गया। लेकिन अब जैसे ही बोलेंगे ना द बुक और आपने कॉमा लिख दिया तो कॉमा के लिए आपके पास बेटे क्या आएगा, विच आएगा। यहां पर जैसे आपने डेट इज द लेक्चर, लेक्चर को पॉइंट आउट कर लिया लेकिन दरमियान में क्या आ गया,
प्रेपोजिशन आ गया तो प्रेपोजिशन के लिए आपने क्या लिखना है, विच लिखना है। अदरवाइज पेपर में आज तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं बना है कि सेंटेंस में डेट और विच में आपको चूज करने के लिए कहा गया हो कि आपने डेट लिखना है या विच लिखना है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है और मुझे उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, बहुत डीप हो जाता है, बड़ी आगे ग्रामर की बात चली जाती है जो कि एमडी कैट लेवल तक, कम से कम एमडी कैट लेवल तक नहीं है। तो ये सारी बात जो भी हमने की, आप इस सारी बात को इकट्ठा करेंगे तो इसको बेटे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या होते हैं, जब हम WH वर्ड को सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज नहीं करते बल्कि हम चीजों को रिलेट करने के लिए यूज करते हैं, पहले से मौजूद नाउन को रिप्लेस पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं। और अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है तो वो आपके पास कौन सा है, जिसमें से पास पेपर में क्वेश्चन भी बनता रह गया, वो है ह्यूमन बीइंग। जब आप ह्यूमन बीइंग को सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे तो हु लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेंगे तो हुम लिखेंगे, पोजेशन के लिए ट्रीट करेंगे तो बेटे क्या लिखेंगे, हुज लिखेंगे। और यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के साथ ही हमारा प्रोनाउन बेटे क्या होता है, खत्म। हमने प्रोनाउन में क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले प्रोनाउन को डिफाइन किया, डिफाइन करने के साथ साथ हमने बेटे क्या किया कि हमने डिफाइन करने के साथ साथ हमने क्या किया कि हमने प्रोनाउन के बारे में बात की जो कि आपके पीएमडीसी के सिलेबस में है, जिसको हमने क्या बोला, प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने 1 बाय 1 करके हर काइंड के बारे में बात की और सारी काइंड के रूल्स को पढ़ा, पर्सनल के रूल्स को पढ़ा, रिफ्लेक्सिव रिफेक्टिव के रूल्स को पढ़ा, इंट्रोगेटिव के रूल को, डेमोन्स्ट्रेटिव के रूल को, डिस्ट्रीब्यूटिव रेसिप्रोकल के रूल को, इसके साथ हमने टेबल भी पढ़ा, इंडेफिनेट के रूल्स को, और साथ में एंड पे हमने किसको पढ़ा, रिलेटिव के केस को, रिलेटिव के रूल्स को। और इसके साथ ही बेटे हमारा प्रोनाउन क्या होता है, खत्म। और एंडिंग वर्ड्स के लिए मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि जिस तरह मैं चीजें आपको यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं, जिस तरह मैं चीजें यहां पर लिख रहा हूं, ये इसी तरह आपकी बुक में लिखी हुई है, इन्हीं एग्जांपल्स के साथ लिखी हुई है, इन्हीं एक्सप्लेनेशन के साथ लिखी हुई है। तो आपने बिल्कुल भी लिखने में चीजें एवं फजूल में आप इकट्ठे करते रहते हो, यहां से भी स्क्रीनशॉट ले लिया, वहां से भी PDF ले लिया, यहां से भी स्क्रीनशॉट उठा लिया, मतलब आप बेटे रद्दी की टोकरियां नहीं भरनी आपने कोई कबाड़ का काम नहीं करना है। आपने क्या करना है, इज अ स्मार्ट वर्क करना, आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। आपके पास बुक होगी, आपने बुक ले लेनी है, आपके पास बुक होगी, आपके लिए चीजें तैयार करना आसान हो जाएगा, नंबर 1। और फिर जब आपने एग्जाम से पहले, जब एग्जाम से 2, 3, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले आपने पूरी इंग्लिश को रिवाइज करना है, तो फिर क्या करेंगे, मोबाइल में PDF निकाल रहे होंगे, वो रजिस्टर पे लिखा हुआ है, वो रजिस्टर पे फेंका हुआ है, वो रजिस्टर है, उसका जहाज बना दिया था, वो छोटे बहन भाई ने फाड़ दिया था, वो गुम गया था, वो यहां पर रह गया, वो वहां पर रह गया। तो आपने बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है। बुक आपके पास होगी तो बिलीव मी, आपकी जो रिवीजन होगी ना, वो पूरी इंग्लिश आपको इंशाल्लाह ताला मैं इस काबिल बना देना है कि पूरी इंग्लिश को आपने रिवाइज कर लेना है विद इन 1 आवर। ठीक है, तो 1 घंटे की आपकी जो, या 1.5-2 घंटे की जो आपकी रिवीजन होगी ना, वो इंशाल्लाह ताला आपको 9 आउट ऑफ 9 नंबर लेकर देगी आपके एमडी कैट में। इसके बाद जो हम बेटे पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और आपने करना क्या है, कोई बात समझ में नहीं आई, कोई बात पल्ले नहीं पड़ी, तो मैं बेटे अवेलेबल हूं अपने बेटों और बेटियों के लिए, ऑलवेज अवेलेबल हूं। आपने मैसेज कर लेना है, आपने पूछ लेना है, डिस्कस कर लेना है। बात फिर मेरी वही है, नशेई भंगी चरसी बन के बैठे नहीं रहना, पत्थर बन के, ईंट बन के, रेत बन के बैठे नहीं रहना। आपने पूछ लेना है, डिस्कस कर लेना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।